बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राह टीवी। प्रोग्राम खेल के मैदान से आपका मेज़बान रेहान बिलग्रामी हाज़िर है। नाज़रीन, बाएं हाथ से खेलने वाले क्रिकेटर्स जितने दिलकश और ख़ूबसूरत लगते हैं, उनको जब ग्राउंड्स में खेलते हुए देखते हैं, अपनी स्क्रीन्स पर हम खेलते हुए देखते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत वो खिलाड़ी लगते हैं और उनके स्ट्रोक से शायकीन बड़े महजूज़ होते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में बाएं हाथ से खेलने वाले सईद अनवर बड़े दिलकश स्ट्रोक प्लेयर थे। पाकिस्तान के साबिक ओपनर सादिक मोहम्मद बहुत अच्छे प्लेयर थे और सन 70 की दहाई में खेलने वाले वसीम हसन राजा, जो पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते थे, मरहूम बहुत अच्छे लेफ़्ट हैंड बैट्समैन थे और काफ़ी जारहाना बैटिंग किया करते थे। और उनकी खुसूसियत ये थी कि वो राइट हैंड लेग स्पिन गुगली बॉलिंग किया करते थे और बहुत अच्छे ऑलराउंडर माने जाते थे पाकिस्तान के लिए। उसी सन 75-76 की बात है कि पाकिस्तान कराची में हमारे एक ऐसे ही क्रिकेटर जो बिल्कुल वसीम हसन राजा के स्टाइल में खेला करते थे, काफ़ी अच्छी और जारहाना क्रिकेट खेला करते थे। और उनके और वसीम हसन राजा के दरमियान एक बात और उनसे मुमासलत करती थी, वो ये थी कि वो भी राइट हैंड से बॉलिंग किया करते थे। लेकिन फ़र्क इतना था कि वसीम हसन राजा राइट हैंड लेग स्पिनर थे, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं वो फ़ास्ट बॉलिंग किया करते थे। और उस ज़माने में उनका जो रिकॉर्ड रहा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो सन 75-76 में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और सन 88 तक 13 साल पाकिस्तान के लिए उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और इस दौरान में उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड भी बनाया 10वें विकेट का, जो आज तक कायम है। MCB की जानिब से खेलते हुए उन्होंने 202 रन नॉट आउट किए थे और उनके साथ मकसूद कुंदी जो 11वें नंबर पे बैटिंग के लिए आए थे, उन्होंने 109 रन किए थे और उनका भी ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने 11वें नंबर पर ये जाकर सेंचुरी स्कोर की। लेकिन ख़ास बात ये थी कि इस 196 अनबीटन पार्टनरशिप में जो हमारे मेहमान आज हैं, जिनका हम तारुफ भी करा दें आपको कि वो नदीम यूसुफ़ हैं, जो शादाब स्पोर्ट्स की तरफ से भी खेला करते थे। उन्होंने जो 202 रन नॉट आउट बनाए, वो इतनी शानदार इनिंग्स थी कि आज तक वो क्रिकेट की तारीख़ में याद रखी जाती है। इसलिए नाजरीन के फॉलो ऑन के बाद ये सेकंड इनिंग्स में स्कोर किए गए थे। और मैं आपको बताता चलूँ अपने नाजरीन की मालूमात के लिए कि पाकिस्तान के ये तीसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी इम्तियाज़ अहमद थे, जिन्होंने फॉलो ऑन के बाद 300 रन नॉट आउट प्राइम मिनिस्टर 11 के तरफ से खेलते हुए कॉमनवेल्थ 11 के ख़िलाफ़ सन 1950-51 में बॉम्बे में बनाए थे। और उसके बाद ये रिकॉर्ड सन 1957-58 में लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। एजबेस्टन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आफ्टर फॉलो ऑन 337 रन की एक यादगार इनिंग्स खेली। और एक तवील अरसे के बाद सन 1981-82 में नदीम यूसुफ़ ने यह रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान के लिए ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने आफ्टर फॉलो ऑन 202 रन नॉट आउट बनाए। हम खुशामदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। नदीम यूसुफ़, खुशामदेद, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बताइए कुछ अपने कैरियर के बारे में हमारे नाजरीन को। सबसे पहले तो राह टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, और मेरी दिली ख्वाहिश भी थी कि आके अपने ख़यालात का इजहार करूँ। और जहाँ तक मेरे क्रिकेट कैरियर का आपने तो पूरा बता ही दिया है, और अभी तक भी उसी अभी तो मुकम्मल नहीं बताया, आपका रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स भी है। इंशाल्लाह हम आगे गुफ्तगू में आपके इन चीज़ों को हम बयान करेंगे और बताएंगे अपने नाजरीन को कि नाजरीन इनका जो रिकॉर्ड है फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो सारा मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू के दौरान हम सामने लाएंगे। क्रिकेट जहाँ मैंने स्टार्ट किया, आपको तो पता है कि कराची से स्टार्ट की थी, स्कूल से शुरू किया था, फिर कॉलेज क्रिकेट शुरू की थी, फिर MCB मैंने बैंक ज्वाइन किया था। और उससे पहले हमारी कोर्ट्स की टीम होती थी, सिंध कोर्ट्स की टीम जो बनाई थी, जिसमें जूनियर्स का सिलसिला था, जिसमें मेरे साथ जो क्रिकेटर थे जावेद मियादाद, कासिम उमर, सिकंदर बख्त, मंसूर अख्तर, जिनके मंसूर अख्तर के भी रिकॉर्ड हैं। और जब आपने ये क्रिकेट शुरू की थी, उस वक्त पाकिस्तान की टीम बिल्कुल दुनिया में बड़ी मजबूत टीम तस्वुर की जाती थी। क्योंकि उस ज़माने में जितने भी प्लेयर्स थे, आपको पता है, सारे काउंटी क्रिकेट खेल के आते थे। उसमें आप जिन के नाम लें तो वर्ल्ड क्लास सारे प्लेयर्स थे। ज़हीर अब्बास थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, आपके ज़हीर अब्बास को तो मिस्टर जेड कहा जाता था, आसिफ इकबाल थे, माजिद खान थे, और इमरान खान, वसीम राजा। तो मतलब ये कि टीम ऐसी थी कि ऐसी टीम तो मतलब हिस्ट्री में नहीं बन सकती जो पाकिस्तान की टीम उस ज़माने में बनी थी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइए कि आपने अपना डेब्यू किया सन 75-76 में सियालकोट में हबीब बैंक के ख़िलाफ़, कराची ब्लूज़ की तरफ से आपने नुमाइंदगी की।
तो अपने पहले मैच में आपकी कारकर्दगी क्या रही थी और कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त आप खेलते हुए कि आप पाकिस्तानी टीम में आ जाएंगे इसमें परफॉर्म करके? क्या कारकर्दगी? सबसे पहले तो ये था कि सियालकोट में पहला फर्स्ट क्लास मैच हुआ पाकिस्तान की तारीख में, और फिर हमारा मैच था हबीब बैंक के अगेंस्ट, जिसमें आपको मैं ये बताता चलूँ कि जावेद अब्दुल कादिर जैसे ग्रेटेस्ट बॉलर की जगह नहीं बन रही थी, तो ही वॉज द 14th मैन। अब्दुल कादिर उस वक्त टीम में थे, हबीब बैंक की टीम में थे। हाँ, जब मैं डेब्यू किया तो उस हबीब बैंक की टीम में थे, लेकिन उनकी जगह नहीं बनी थी। फर्स्ट इनिंग में मैंने 5 आउट किए थे, 5 for 41, और डेब्यू में मेरे 5 for 41 थे, आउट मैंने किया था। और उस वक्त भी हबीब बैंक की जो टीम थी पूरी काफ़ी मजबूत टीम थी, जिसमें आगा जाहिद, अरशद परवेज़, मोहसिन खान, जाहिद मियादाद, सुल्तान कुरैशी, अब्दुल रकीब सर। हाँ, तो इतनी टफ टीम के अगेंस्ट डेब्यू में आउट करना, तो फिर वहाँ से फिर मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर साथ साथ बैटिंग का भी सिलसिला मेरा चलता रहा उसके साथ। तो इसके बाद जो है आपने उस वक्त सोचा कि हाँ आप क्या कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में कदम रख सकते हैं, आपको कुछ अप्रिसिएशन भी मिला या कुछ आपने सेलेक्टर्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई? पहले ही मैच में डेब्यू में 5 विकेटें उस वक्त लेना और अगेंस्ट हबीब बैंक जैसी टीम के, आपको कुछ इस बारे में कुछ अप्रिसिएशन या सेलेक्टर? बिल्कुल अप्रिसिएशन तो मिली, और फिर वहाँ से मैंने ये तय कर लिया था कि भाई मुझे खेलना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए मैं डिटर्मिन था हमेशा से। आप देखें, कोई इंसान अपनी 13 साल की क्रिकेट जो खेला 75 से 88 तक, तो कुछ तो टैलेंट होगा, तभी मैं इतनी लंबी क्रिकेट खेला और इतना लंबी सर्वाइव किया। और फिर परफॉर्मेंस के साथ हर साल मेरी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होती थी। 75 से लेके आप देखें 88 तक, बीच में फिर 79 में मेरी कैरी बेस्ट परफॉर्मेंस रही बॉलिंग में, 7 for 11 and 5 for 39 अगेंस्ट पंजाब एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। ये जो आपने 12 विकेटें ली थी, 50 रन देकर जी। फिर 81-82 में मैं फिर नेशनल रिकॉर्ड किया जो पाकिस्तान का 10th विकेट पार्टनरशिप का, और फिर वो भी गद्दाफी स्टेडियम में किया। तो रिकॉर्ड्स के मामले में, दूसरे परफॉर्मेंस के बारे में मैंने सारी की, मतलब देखें बैटिंग बॉलिंग सब कुछ किया, लेकिन वही था कि 13 साल क्रिकेट खेलने का मकसद, कुछ आदमी में होगा टैलेंट तो तभी तो खेल रहा है, लेकिन वो टोटली मुझे समझ नहीं आया कि किस बेसिस पे मुझे इग्नोर किया गया। चलें, बहरहाल ये फरमाइए कि कराची ब्लूज़ के बाद आपने अपने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद फिर कराची से ही खेले या उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी आपने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली? कराची से खेला, फिर सिंध से खेला मैं, फिर मैंने एमसीबी ज्वाइन की 75 में। 75 में ही आपने एमसीबी ज्वाइन की और फिर उसके बाद आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट एमसीबी से ही खेलते रहे। किस सीज़न में सबसे बेहतर आपकी कारकर्दगी रही जिससे आपको तवक्कुई हुई कि आप टीम में जगह पा लेंगे? आप पूरे 13 साल कैरियर में आप सबसे अपना अच्छा सीज़न कौन सा समझते? अच्छा सीज़न मेरा था 79 का, जिसमें कैरी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की थी, और उस सीज़न मैंने 20 आउट भी किए थे। फिर 81-82 में जो मेरा सीज़न बड़ा अच्छा रहा, जिसमें मैंने रिकॉर्ड भी किया, उस सीज़न मैंने 500 रन किए थे, तकरीबन 20 से 25 आउट किए थे, और फिर 12-13 मैंने कैचेस भी लिए थे। लेकिन 75 से 81 तक आप 81 में आपने सन 81 में आपने यह रिकॉर्ड टाइम किया, तो इस दौरान जो परफॉर्मेंस रही उसमें आपको तवक्को नहीं वो चली थी कि आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनेंगे, या आप बिल्कुल मुतवक्के नहीं थी आप? नहीं, मैं तो जब से 75 से मेरा था, जिस तरह से हर सीज़न मैंने परफॉर्मेंस किया जिसमें बैटिंग बॉलिंग में, तो मतलब उम्मीद तो पूरी थी जिस तरह से। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी दी मैंने हर सीज़न। फिर 83 में हमारा एक मैच हुआ जिसमें कराची ब्लूज़ और लाहौर का मैच हुआ फाइनल 83 में, वो भी गद्दाफी स्टेडियम में और लाहौर में, जिसमें सरफराज लाहौर की कैप्टनसी कर रहे थे, एजाज फकीह हमारी टीम के कर रहे थे। उस मैच में मैंने 5 आउट किए, जलाल ने 5 आउट किए। फिर लोअर स्कोरिंग मैच था जिसमें मैंने 3 कैचेस भी पकड़े और मैच जिताया। मैच जिताने के बाद हमारे पुराने क्रिकेटर होते थे मैरी मैक्स, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनसे सवाल किया गया कि इस फाइनल के मैच में आपको कौन सा प्लेयर आउटस्टैंडिंग लगा। तो फर्स्ट उनका पहला सवाल था, उन्होंने पहला जवाब दिया कि नदीम यूसुफ वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर फॉर द फाइनल। लेकिन उसके बावजूद भी फिर मोहसिन कमाल को प्रेफर किया गया, मोहसिन कमाल उस टीम के साथ चले गए। हालांकि मोहसिन कमाल से मेरा कोई वो नहीं था, बीन एन ऑलराउंडर, बीन ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन और फास्ट मीडियम बॉलर एंड फील्डर्स एट पॉइंट और शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करने वाला, क्यों नहीं जगह बनी मेरी। नाजरीन, हम बताते चलें हम फर्स्ट क्लास कैरियर का नदीम यूसुफ के बारे में कि 13 साल में इन्होंने कुल 72 मैचेस खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, और 2536 रन बनाने के अलावा 156 विकेट भी लिए, और फील्डिंग में भी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए इन्होंने 129 कैचेस भी लिए। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद किसी सीज़न में आपको कोई बिल्कुल पाकिस्तानी टीम के दहाने पे खड़े होकर वापस आ गए, क्यों?
आप खुद बता सकते हैं कि हमारे यहाँ के सिस्टम में आप मेरिट पे अगर जाएं तो मेरिट के बेसिस पे होता है, फेवरेटिज्म पे होता है। अगर आप पर्सनल आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो उसको प्रेफर किया जाता है, रादर देन लुकिंग फॉर द परफॉर्मेंस। अब मैं 13 साल क्रिकेट खेल के अगर पाकिस्तान टीम में नहीं आया तो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप समझते हैं कि इसमें अरबाब इख्तियार का ज़्यादा कसूर है? नाजरीन, नदीम यूसुफ फरमाते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में सेलेक्ट ना करना ये अरबाब इख्तियार का काम था कि उन्होंने मुझे क्यों नेगलेक्ट किया। नदीम यूसुफ, ये फरमाइए कि 76-77 में तो पाकिस्तानी टीम के अंदर एक बड़ा खला पैदा हुआ था, कैरी पैकर क्रिकेट सीरीज़ शुरू हो गई थी। उस वक्त आप किस नज़र से देखते थे? जो तमाम पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स तो कैरी पैकर को ज्वाइन कर चुके थे और उस वक्त क्रिकेट अपने उरूज पे थी, दुनिया के जितने बड़े अच्छे खिलाड़ी थे उन्होंने कैरी पैकर सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी। तो उस वक्त आप क्या समझते थे कि ये सही फ़ैसला था उन क्रिकेटर्स का कि उन्होंने मुल्क कौम के ख्याल नहीं किया या अपना ज़ाती ख्याल किया कि हमें कुछ पैसा अच्छा मिल जाए, या ये दुरुस्त था उनका फ़ैसला कि वो वहाँ कैरी पैकर क्रिकेट सीरीज़ खेलें? लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव उसमें लेता हूँ। देखें, क्रिकेट करियर में उस ज़माने में प्लेयर्स का क्या होता था कि जॉब होती थी। इस कैरी पैकर्स के आने से पूरा रेवोल्यूशन आया क्रिकेट में। आप देखें, पहले तो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन आज देखें कि पूरी क्रिकेट कैरी पैकर की उस पर ही चल रही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि आज नाइट क्रिकेट जो है वो कैरी पैकर की ही, यानी तो काउंटी जाके मिन्नत है। देखें ना, काउंटी जब पाकिस्तान से खेलते थे, पाकिस्तान के बाद काउंटी जाकर क्रिकेट खेलते थे, तो दैट्स द प्रोफेशन। अगर आपका प्रोफेशन है, अगर प्रोफेशन आप ले रहे हैं, किसी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब देखें ना, हमें हमेशा जो चीज़ मोटिवेट करनी चाहिए कि मतलब चेंजेस दुनिया में, देखें हर चीज़ चेंजेस हो रही है। तो क्रिकेट का जो चेंजेस आता है पैकर की वजह से आता है। आज देख लें कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, तो उस बेसिस पे लोगों को जॉबें भी मिल रही हैं, उस बेसिस पे लोगों को अपना कैरियर भी बना रहे हैं आफ्टर फिनिश। कैरी पैकर से तो ऑलरेडी आप देखिए ना, हमारे उस वक्त यानी कि दुनिया में नाम पैदा करने वाले खिलाड़ी गए, कोई ब्लेंड यूथ में से नहीं गया था। आखिर में फिर आसिफ इकबाल की कोशिशों से आपने देखा होगा कि तस्लीम आरिफ शायद वो शामिल हुए और गालिबन मियादाद शायद, या एक दो प्लेयर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप माजिद का कैरियर उठा के देखें, उनको ज़रूरत नहीं थी किसी किस्म की, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, दुनिया में उनका एक नाम था। इमरान खान थे जो अपनी पीक पर थे उस वक्त, और इमरान एज लिली यानी ऑस्ट्रेलिया के अखबार भी लिखते थे। बेशक वो वहाँ जाकर बहुत अच्छे प्लेयर और मज़ीद ग्रूम हुए, लेकिन ये सारे नाम अगर आप देखें, ज़हीर अब्बास, ये तो वो नाम थे कि जिनको ज़रूरत ही नहीं थी कैरी पैकर सीरीज़ जैसी खेलने की। वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर थे और बड़े नेशनल टैलेंटेड प्लेयर थे, पूरी दुनिया में उनका नाम था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं? मतलब मेरा ये है सवाल, मेरा ये पैदा होता है कि ये तो अगर बिल्कुल नौजवान क्रिकेटर्स जैसे आप थे या पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते या दूसरे नौजवान क्रिकेटर्स वो कैरी पैकर सीरीज़ को जाके ज्वाइन करते तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन कैरी पैकर का मकसद ये था कि चेंज ऑफ क्रिकेट और ब्रिंग दोस वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर जो स्टैब्लिश है उनको लाके, देन उसके बाद देखें ना, उनके खेलने के बाद फिर ये चीज़ अमल में आई कि फिर उसके बाद सबको चांस मिलने लगा। क्रिकेट चेंज हुई, कलर क्लोथिंग हुई, ये हुआ, फिर काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई, मतलब मोस्टली फिर ये कमर्शलाइज की नाइट क्रिकेट और सफ़ेद बॉल का, यानी कि आप यूँ कह लें कि उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, सफ़ेद बॉल की क्रिकेट को और नाइट क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन इससे खिलाड़ियों की, जो आप कह रहे हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी थे, उनको तो मौका कैरी पैकर सीरीज़ में इतना नहीं मिल सका। लेकिन उसके बाद जब दोबारा हुई, आई थिंक 1-2 सीरीज़ और भी हुई उसके बाद, तो फिर कुछ और यंगस्टर्स भी उन्होंने इन्वॉल्व किया था क्रिकेट के लिए। लेकिन ये कि आप देखें, उससे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चेंज हुई, उससे दुनिया की क्रिकेट चेंज हुई, और फिर एक पहलू जो है ना, हमेशा स्पोर्ट्समैन का एक करियर होता है, करियर में स्पोर्ट्समैन का कमर्शियल पहलू होता है, इकोनॉमिक पहलू बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं हो तो फिर उसके खेलने का क्या फ़ायदा। अच्छा, उस दौरान में जिस वक्त पाकिस्तान के ये तमाम बड़े प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में नहीं थे और कैरी पैकर सीरीज़ के लिए चले गए थे, आपको याद होगा कि फिर बोर्ड ने इन पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। ये जो पीरियड था, इस दौर के अंदर भी तो हमारे जो है गुंजाइश नहीं निकली आपके लिए कि आप उस वक्त कोई सेलेक्टर्स की नज़र में आप आते या सेलेक्टर्स की तवज्जो, या इस सीरीज़ में जिस वक्त तक कैरी पैकर सीरीज़ खेली गई, कोई आपका वो सीज़न जो है वो आपकी परफॉर्मेंस उसमें गैर इत्मीनान बख्श रही, कैसा आप महसूस करते हैं? क्या है आपका उस सीज़न में? मैं आपको पता है ना, 78-79 की सीज़न में जो कैरियर बेस्ट मैंने बॉलिंग परफॉर्मेंस की थी, और फिर नीचे जाके मैंने रन्स भी किए थे, और वो पूरा मैच वहाँ बोर्ड लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में हुआ था, तो सब ने वो परफॉर्मेंस मेरी देखी, सब कुछ किया था। लेकिन उस वक्त भी मुझे प्रेफर करना चाहिए था, एटलीस्ट बुला के, कैंप में बुला के आप मुझे देखते तो एक आदमी जब 79 तक, मतलब 4 साल कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहा है, तो देयर इज़ समथिंग इन उसके टैलेंट में था, तो क्यों नहीं, मतलब मुझे रीज़न अभी तक समझ में नहीं आता कि मेरे करियर को
ठीक है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, आप समझते हैं, आपने पहले भी तज़किरा किया कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन सेलेक्टर्स की निगाह उल्फत आप पर नहीं पड़ी। कैरी पैकर्स सीरीज़ के बाद सन 80-81 में एक और मौका ऐसा आया था जब इन सीनियर प्लेयर्स ने पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद के ख़िलाफ़ बगावत की थी, और वो बगावत ये थी कि उन तमाम सीनियर्स को सुपरसीड कर दिया गया था और जावेद मियांदाद को कैप्टनसी दे दी गई थी। तो ये फैसला दुरुस्त था सीनियर्स का? क्या किसी जूनियर प्लेयर्स में इतना टैलेंट नहीं होता? जबकि जावेद मियांदाद ने तो अपने आप को वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और प्रूव किया, बाद में कैप्टन भी रहे, उस वक्त ये फैसला दुरुस्त था सीनियर्स का? देखिए, दुरुस्त तो मेरे लिहाज से तो नहीं था, क्योंकि जब आप किसी को कैप्टन बना देते हैं तो उसका कोई उसकी एबिलिटी थी इसलिए उसको कैप्टन बनाया गया, ऐसी थोड़ी बनाया गया। लेकिन वही था कि हमारे जितने बड़े प्लेयर थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। देखिए ना, दुनिया में और भी होते हैं यंग एज में कैप्टन बने हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर ने उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारे पास थोड़ा सा एक उस ज़माने के जो प्लेयर थे, उस ज़माने के जो जितने भी प्लेयर थे, आपको पता है कि वो अल्टीमेट चॉइस थी, वो आपको पता है पूरे इंग्लैंड से पूरी पाकिस्तान की टीम बन के आती थी। बिल्कुल आती थी वो, चूँकि काउंटी खेलते थे। देखें, आपके साथ ही नहीं, यहाँ तो पाकिस्तान की जितने भी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर था, वो उसमें से जो प्लेयर्स निकलते थे उनको तो आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता था, और जो प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते थे या इंग्लैंड में इवन लीग भी खेलते थे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस बोर्ड और सेलेक्टर्स दे दिया करते थे। ये नाइंसाफ़ी नहीं थी? बिल्कुल नाइंसाफ़ी थी, इन अ सेंस के मतलब उस ज़माने में यही प्लेयर थे जो ऑटोमेटिक चॉइस होती थी, वहीं से टीम पूरी बन के आती थी। बोर्ड तो यहाँ जस्ट बोर्ड का तो कोई इसमें डिसीजन नहीं होता था। पूरी पाकिस्तान टीम को तो पूरा जितने सीनियर प्लेयर थे, माहिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, ये मिलके सारा करते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जावेद, देखें, इतनी बड़ी टीम में जावेद का इन होना का मतलब कि पूरे जो एस्टैब्लिश क्रिकेटर थे उन्होंने जावेद को एक्सेप्ट किया। जावेद और हारून रशीद को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान टीम में लेके आए। तो उस जो ब्रेक थ्रू मिला है जावेद को, इसका मतलब जावेद जब इन हुआ है तो उसके पास सारे मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स ने एक्सेप्ट किया तो उसको दुनिया के पूरे क्रिकेट एक्सपीरियंस मिला। लेकिन जावेद मियांदाद ने अपने पहली ही सीरीज में 500 से ज़्यादा रन स्कोर किए, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी स्कोर। बिल्कुल। तो देखें ना, उस टैलेंट था, लेकिन अब वो टीम का हिस्सा बने और कॉन्फिडेंस उनको दिया गया, तो फिर वो कहाँ से कहाँ चले गए वहाँ। देखें ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सेप्ट किया गया उनको। उसके बाद उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी थी, और नो डाउट आई मीन, इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। मतलब अगर आफ्टर हनीफ मोहम्मद के बाद देखें तो जावेद है, जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ब्रेन क्रिकेट, उसका ब्रेन भी बड़ी इनिंग्स बनाकर खेलते थे, और चौके और छक्कों के बन ही जाते थे, बल्कि सिंगल्स और टूज, और बल्कि जो क्रिकेट में कहा जाता है, कहावत है कि 4 सिंगल्स आर बेटर देन बाउंड्री, वो बिल्कुल उसी खतूत के ऊपर अपनी यानी कि बैटिंग किया करते थे, और सिंगल्स और टूज के साथ जो है वो टीम का काफ़ी स्कोर ले आते थे। आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 बैट्समैन हैं, एक तो फॉर्मर स्किपर आसिफ इकबाल और दूसरे जावेद मियांदाद। ये इनमें ऐसी क्वालिटी थी कि दूसरे बैट्समैन को साथ लेके खेलते और रनिंग बिटवीन द विकेट भी, और इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। हाँ, इनको देखें आप, इनकी जितनी भी इनिंग उठा के देखें कि इन्होंने प्रेशर में इनिंग खेली है और फिर नीचे अपने टेलेंडर्स को साथ लेके खेली है और उसके साथ परफॉर्मेंस कराया। तो दैट्स व्हाट, ऐसी क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है कि दूसरे प्लेयर को साथ लेके खेले, कि दोनों तरफ से प्रेशर भी ले, टेलेंडर्स को भी सेव करे और इनिंग भी बिल्ड करे। तो दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी होती है। बहुत कम प्लेयर होते हैं ऐसे जो इस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं विद टेलेंडर्स। नदीम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर हमने तो अभी काफ़ी बात की, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से पहले भी एक स्टेज होता है जहाँ से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखते हैं, और वो है क्लब क्रिकेट। आप शादाब स्पोर्ट्स से खेला करते थे, ये तो बड़ा अच्छा क्लब होता था, और उस ज़माने में क्लबों के दरमियान मुकाबले का रुझान बड़ा ज़बरदस्त था। तो आप फरमाइए कि शादाब स्पोर्ट्स से आपके साथ और कौन कौन खिलाड़ी खेला करते थे, और उस वक्त की क्रिकेट में आपको कैसा लुत्फ़ आता था, या अब कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, उस ज़माने की जो सबसे इम्पोर्टेंट थी स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट थी, और फिर क्लब क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। आप देखें, क्लब रेगुलर बेसिस पे मैचेस होते थे। रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती थी कि खेलने वाले होते थे, उसमें 1-2 ऑर्गेनाइजर ही होते थे, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट खेली जाती थी। और जितने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और टेस्ट क्रिकेटर भी होते थे, तो वो क्लब क्रिकेट आके ज़रूर खेलते थे अपने क्लब से। लेकिन रेगुलरली खेलते थे। हमारे ज़माने में हमारी टीम में शादाब में मेरे अलावा इलियास खान होते थे। इलियास खान हुआ करते थे। फिर
हारून भाई जब मूव हुए, उमर रशीद और महमूद रशीद हुआ करते थे, ताहिर रशीद, फिर अपना मोहतशम भी बाद में खेला, लेकिन महमूद कादिर जान हमारा बहुत अच्छा ऑलराउंडर, नूरुल कमर था, फिर तारिक वहाब ने ज्वाइन किया था हमारा क्लब। तो मतलब क्लब क्रिकेट मैं तो बताऊँ सबसे बड़ा जो धचका हुआ है क्रिकेट का, क्लब क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से हुआ है। अब देखें क्लब क्रिकेट, देखें उस ज़माने में क्वालिटी क्रिकेट भी थी और क्वांटिटी भी थी। अब क्या क्वांटिटी बड़ी चली जा रही, क्लब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सिंसियर लोग थे ना उस ज़माने के, बेलॉस और सिंसियर लोग थे, जो अपने क्लब के जो लड़के होते थे उनके लिए 24 घंटे अपनी लाइफ ज़िंदगी देते थे, बेलॉस काम करते थे और उनको वहाँ तक पहुँचाते थे। सबसे बड़ी मिसाल भाईजान की थी, पाक क्रिश्चियन की, जिन्होंने ज़हीर अब्बास को देखें आज जो कुछ भी है भाईजान की वजह से ज़हीर अब्बास खेलें, क्योंकि हम भी नज़र में आए। हम जब शालीमार में जाके शालीमार ग्राउंड पे खेले तो वहाँ नज़र में आया कि भाई नदीम यूसुफ भी कोई जो शादाब स्पोर्ट्स से खेलते हैं, तो वहाँ एक हब था। जैसा आपको पता है शालीमार का ग्राउंड और जो सुपर कप शुरू हुआ था, तो वो एक मेन हब था जहाँ से वहीं से ये T20 क्रिकेट जो आप इस वक्त ये पूरी दुनिया में खेली जा रही है, दर हकीकत तो यहाँ कराची में इसने इंट्रोड्यूस कराया है, सुपर कप ने इंट्रोड्यूस कराया है इसको। तो यही तो मैं तो कहता हूँ ना, पाकिस्तान हर फील्ड में और स्पेशली क्रिकेट में, अब देखें ना 2020 शॉर्ट वर्जन कराने वाले पाकिस्तानी, न्यूट्रल अंपायर्स कराने वाले पाकिस्तानी, वर्ल्ड कप इमरान ने वैसे कोशिश की थी न्यूट्रल अंपायर्स के लिए, और उसने पूरी दुनिया में सेहरा जो है वो इमरान के सर जाता है जिसने कहा था। फिर वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर आया, वरना तो वर्ल्ड कप 83 तक वहीं होते रहे, फिर उसके बाद 87 में फर्स्ट टाइम एशिया में वर्ल्ड कप आया। तो ये कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का ऑन ऑल लेवल सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अभी इतना इमरजेंसी जो पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वही चीज़ है कि देखें ना, ध्यान आपका, अगर आपकी कोई चीज़ को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको चाहिए कि यू जस्ट गो बैक, रिवाइव, अपना पुरानी चीज़ें रिवाइव कर लें। अब आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से आप देखें क्रिकेटर्स आपको नहीं मिलते, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलने से ये होता था कि आपका डिपार्टमेंट क्रिकेट, नदीम जाहिर सी बात है जब क्लब क्रिकेट का ये हाल हो गया है मौजूदा क्रिकेट में, तो डिपार्टमेंट में तो बंदा जाता ही नहीं है, क्लब में ही सही तरह नहीं खेल पाता। आजकल इतना प्रोफेशनलिज्म हो गया है कि एक क्लब क्रिकेट के अंदर भी पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो कैसे आप तस्वुर कर सकते हैं कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके? देखें मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए कि देखें जो भी स्पोर्ट्समैन था पाकिस्तान में, उसको जॉब मिलती थी। जॉब मिलने का मकसद उसकी इकोनॉमी सिक्योर्ड हो गई, घर में कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसका, तो घर वालों को फिक्र नहीं थी कि भाई खेल भी रहा है, उसकी पढ़ाई भी फ्री हो रही है, खेल भी रहा है, घर में पैसा भी आ रहा है, तो इसका मतलब उस चीज़ों से रिलीफ हो गई थी। अब देखें ना उस ज़माने में, उसके बाद जब आप कहने लगे कि भाई क्लब डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्रिकेट होनी चाहिए, आप उस चीज़ को जब कहने से पहले आपने कोई सिस्टम बनाया कि जिसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखें ना, जब हम कराची से खेलते थे हमारा इंटेंशन ये होता था कि बैंक से खेलेंगे तो हमें हमारी जॉब लगेगी, फिर उसके साथ हमारा करियर भी चलता रहेगा साथ। उसके साथ फिर हम इंग्लैंड गए खेलने के लिए, इंग्लैंड जब जाते थे खेलने के लिए तो हमारी 6 महीने की तनख्वाह सेव रहती थी, वापस आए तो फिर आपको भी। तो जब तक के हर मुल्क का सिलसिला ये होता है कि हर प्लेयर्स का ये जो भी स्पोर्ट्समैन हो। लेकिन अब तो बोर्ड ने भी बड़े पुरकशिश पैकेजेस दिए हुए हैं, और फिर जाहिर बात है प्लेयर्स को पैसा भी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, और फिर अगर कोई हमारे यहाँ का खिलाड़ी मैच खेल ले तो उसके बाद वो करोड़ों रुपया तो इश्तिहारात से कमा लेता है। क्रिकेट तो उसकी 2 मैच के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन पैसा तो उसके पास आना शुरू हो जाता है, वो दूसरी तरफ चल पड़ता है। लेकिन आप पता है ये जितनी शॉर्ट क्रिकेट आने की वजह से ये भी नुकसान हुआ, जितनी ना लॉन्गर वर्जन क्रिकेट जो है हमारी ना 4 डे क्रिकेट हो गई, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं जा रही, फर्स्ट क्लास पे तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही। उससे भी सिमट कर तकरीबन 20 ओवर्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखें ना, आप कोई चीज़, एक इंग्लैंड का सिस्टम है अभी तक वैसे ही चल रहा है, उनमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वहाँ भी लोग आके बाहर से क्वालिफाई करते हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। देखें हर मुल्क में एक सिस्टम चलता है, सिस्टम अगर चलता है, देखें लोग हम आएंगे, आप आएंगे, आज नहीं होंगे तो कल कोई और होगा, लेकिन उसके लिए एक प्लान्स होता है कि भाई ये जाएंगे तो उसके बाद हमने किसी और को उनकी जगह रिप्लेसमेंट करनी है। लेकिन हमारे पास अफसोस से, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पर्सनालिटीज़ पे चलता है, जिसकी पर्सनालिटी होती है तो वो चल रहा है। आप देखें ना कि उम्र के इस हिस्से में पहुंच के आपका काम ये होता है कि आप रिटायर्ड हो जाएं, देन यू डू सोशल वर्क्स, आप चांस दें। आप कहते हैं कि इस मुल्क में 65% यंगस्टर्स हैं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि यंगस्टर्स को आप चांस दे रहे हो। आप उनको चांस दो, नहीं देते हैं तो अपना मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। जब मुल्क छोड़ के जाते हैं तो मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होता है कि वो उसको ब्रॉट अप करके पूरा सब कुछ अखलाकी तरबियत का भी तो आप जिम्मा लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आपने जो बात फरमाई कि उनको जब खिलाते हैं, जब वो बिल्कुल यंगस्टर्स होते हैं, आप देखें हमारे जो इस वक्त क्या कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग का
स्कैंडल बना और हमारे प्लेयर्स जो उन्होंने सज़ा पाई, ये भी तो बिल्कुल यंग क्रिकेटर्स थे। इनको जब प्रमोट किया गया और जब ये खेले और पाकिस्तान का नाम पैदा किया, फिर उसके बाद उन्होंने मैच फिक्सिंग के अंदर मुलविस हुए और वहाँ सज़ाएँ पाई, और फिर ये भी तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना। वो भी तो बिल्कुल यंग क्रिकेटर्स थे। और जो ये क्रिकेटर्स आए और जो हमारे ज़माने में यंगस्टर्स आए थे, इनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसलिए कि हमारी तरबियत, घर की तरबियत बहुत स्ट्रांग थी। हम क्रिकेट भी खेलते थे, हमें कह दिया जाता है कि मगरिब से पहले आ जाना। तो देखिए, घर की तरबियत जब स्ट्रांग होगी ना, तो फिर आप बाहर कहीं भी होंगे तो फिर आप फेल नहीं हो सकते। फिर ये क्या आपने आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने सही तरबियत नहीं की। मैंने इसी हवाले से सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरबियत इस अंदाज से देनी चाहिए कि वो बाहर जाकर पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखें, यानी वहाँ कमी रह गई या प्लेयर्स ने अपनी मर्जी मनमानी चला ली? आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके अंदर उनकी नेग्लिजेंस है? बिल्कुल इसमें, क्योंकि इस लिहाज से आप देखें ना कि जब ये आते हैं टीम में तो इनको बिल्कुल पता नहीं होता, क्योंकि अपने शेयर टैलेंट पे आते हैं, तरबियत उनकी पीछे नहीं होती। जब बोर्ड में आ जाते हैं, देन जब एक्सपोजर मिलता है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और वो होना नहीं चाहिए। और इस चीज़ को तो हमेशा देखें, दूसरी कंट्रीज़ में भी होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन के साथ चला जाता है कि अब जितने भी जूनियर प्लेयर मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान के सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो डिसिप्लिनरी कमेटी को कोई घास नहीं डालते, वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। फिर उसके बाद बोर्ड उनके ऊपर कुछ अर्से पाबंदी लगाती है, जुर्माना होता है, और फिर वो दोबारा क्या कहते हैं, माफ़ी तलाफ़ी मांग कर वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। डिसिप्लिन का तो बहुत फुकदान है। तो ये तो वीकनेसेस है ना, हमारी बोर्ड की वीकनेसेस हैं कि लेट इट गो लाइक दैट। और फिर जब आप स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, आप ये नहीं कि कलेक्टिवली बैठ के इस पे, इतना बड़ा इमरजेंसी ये चीज़ है कि हमारी मुल्क की इतनी बदनामी होती, सब कुछ होती है, उसके बावजूद भी जब ये प्लेयर्स आके इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि भाई यहाँ कि मैं वापस पाकिस्तान खेलूंगा, तो किस बेसिस पे दिल का मन प्ले फॉर पाकिस्तान? दे शुडंट बी अलाउ एनीवेयर, बिकॉज आप उनको अलाउ करके आप यूथ के साथ आप वो करें ना, कि यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप वो बंदा जब दोबारा आके खेलेगा तो पूरी दुनिया में देखा जाएगा, और बदनामी किसकी होगी? मुल्क की। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ रेहान, कि आप अपना मुल्क पहले आता है फर्स्ट। अगर इस मुल्क में एवरीबडी थिंक, बिल्कुल नदीम, मुल्क ही पहले, मुल्क की इज़्ज़त और मुल्क की वक़ार का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये फरमाइए कि क्रिकेट की ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो आजकल हम देखते हैं, क्लब क्रिकेट की गैर फ़ालियत का आपने भी तस्करा किया और पूरी बात बताई, ये जो क्रिकेट एकेडमीज़ अब आई हैं, इससे कोई क्रिकेट को फ़रोग़ मिल रहा है क्या? मुझे इतनी सारी एकेडमीज़ में कभी कोई प्लेयर नज़र नहीं आया कि वो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ाओ। देखें, एकेडमीज़ होना भी एक अच्छी चीज़ हुई, और उससे एक सेटबैक भी ये हुआ कि सिर्फ एकेडमीज़ में बच्चे जाके नेट्स करते हैं, और एक्चुअली जो क्रिकेट है ना, जो मैचेस हैं, एकेडमीज़ वाले को चाहिए कि जितना भी हो सके मैचेस करवाएं, मैचेस लॉन्गर वर्जन क्रिकेट। एकेडमी में आके क्या सीखते हैं? तो आदमी जब एकेडमी जाता है तो अपनी गलतियों को सही करता है, लेकिन असल जो क्रिकेट है उसके लिए तो आपको टूर्नामेंट कराने चाहिए। जितनी एकेडमीज़ हो गई, एकेडमीज़ को चाहिए कि स्कूल के साथ टूर्नामेंट कराएं। हाँ, इंटर स्कूल्स पहले हुआ करते थे, वो सब खत्म हो गए। अगर ऐसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर से ही पहले उस वक्त मुकाबले का रुझान था। देखिए, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। स्कूल देखिए, आपकी प्रोडक्शन जो थी, क्रिकेटर्स कहाँ से मिलते थे? स्कूल से मिलते थे। बिल्कुल ठीक है, स्कूल से आते थे। स्कूल से गुलाम अब्बास आए थे जो टेस्ट क्रिकेट डायरेक्ट उन्होंने खेली। तो अब ये कि आपको स्कूल और क्लब पे तवज्जो देनी पड़ेगी। स्कूल और क्लब के ऊपर आप कहते हैं कि तवज्जो देनी चाहिए। किस तरह के इक़दामात से, मतलब यानी कि आप समझते हैं कि इस लेवल के बजाय हमें क्या कहते हैं, इंटर स्कूल्स और एकेडमीज़ जो है वो इतना ज़्यादा आप समझते हैं कि कारआमद नहीं है बामुकाबला क्लब क्रिकेट के? आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्कूल क्रिकेट है, स्कूल और एकेडमीज़ के इंटरैक्शंस होने चाहिए, लॉन्ग वर्जन क्रिकेट। कराची की क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है? कराची की क्रिकेट देखें, इतनी क्योंकि कराची में अब काफ़ी अरसे से फुकदान है। देखें ना, वो क्लब क्रिकेट जो पहले इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन आपके पास क्वांटिटी बढ़ी चली जा रही, क्लब्स बड़े चले जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देख नहीं रहा कि कौन क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। कुछ चंद क्लब्स हैं जिनके नज़र सानी में वहीं से प्लेयर आ रहे हैं, दूसरे क्लब्स के उनको इग्नोर किया जा रहा है, विच इज़ मतलब क्रिकेट के लिए नॉट गुड फॉर कराची एज वेल। देखिए, आप कराची बढ़ता चला जा रहा है, आपको ये सोचना चाहिए कि इसको इस सिस्टम में किस तरह हम एक प्रॉपर तरीके से चलाएं इसको।
अच्छा नदीम, पाकिस्तान के अलावा आपने फिर सन 88 में जब अपने कैरियर से का यहाँ अख्ताम किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, फिर आप इंग्लैंड चले गए, वहाँ लीग क्रिकेट खेली, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी एक सीज़न खेला, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी तवील अरसा आपने अमेरिका में भी गुजारा और आप अमेरिका की क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे। वहाँ पासाडीना क्लब कैलिफोर्निया से खेलते रहे, वहाँ पर आपने जूनियर्स को ट्रेन किया और वहाँ के जो नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम था क्रिकेट का, जो यूनाइटेड अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर था, उसके आप कैलिफोर्निया के में जूनियर्स को ट्रेनिंग भी देते थे और उसके आप यूथ डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी थे। कैसी वहाँ क्रिकेट, आप तो वो तो बेसबॉल का, गोल्फ का और सॉकर का वो मुल्क है, आपने क्रिकेट वहाँ शुरू करने का कैसे सोचा कि वहाँ आप कंट्रीब्यूट करें? देखिए, एक्चुअली मैं जा रहा था ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, तो मैं वाया अमेरिका गया। तो मेरे एक दोस्त थे बदर भाई जो मेरे साथ हैं अभी तक, उन्होंने मुझसे बोला कि क्रिकेट वहाँ बहुत अच्छी है, आप ज़रूर आइए। तो मैं इत्तेफाकन कैलिफोर्निया रुकते हुए गया, तो जहाँ वो ग्राउंड बने तो एक्चुअली वो प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है, सिटी ने बनाया और प्रॉपर टर्फ विकेट्स हैं। तो उस दिन हमारा पाकिस्तान डे का फेस्टिवल था, तो उसमें मैंने खेली, तो मुझे जगह बहुत पसंद आई। मैंने कहा क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है। फिर बदर ने मुझे बताया कि इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर क्रिकेट भी होती है। लेकिन आप क्रिकेट सिर्फ वहाँ पर आपने तरक्की के लिए काम किया और ये सारी बातें, लेकिन बड़े कम नाजरीन आप लोगों को हम बताते चलें कि नदीम यूसुफ ने एक और कारनामा अंजाम दिया था जब ये वर्ल्ड 11 की जानिब से खेले थे, और उस वक्त बहुत दुनिया के नामी ग्रामी प्लेयर्स के साथ ये थे वर्ल्ड 11 में, और इन्होंने एशियन 11 के खिलाफ खेलते हुए 54 रन स्कोर किए थे। कौन कौन से खिलाड़ी थे? कैरेबियन प्लेयर्स आपके साथ थे, ऑस्ट्रेलियन? आप कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। मैं आई वाज ऑनर्ड टू प्ले फॉर वर्ल्ड 11, और वर्ल्ड 11 में हमारे कैप्टन थे कोर्टनी वॉश, जिमी एडम फॉर्मर कैप्टन, मर्व डिलन फास्ट बॉलर, और फिल सिमन ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज़ से थे, और ऑस्ट्रेलिया से एंडी बिकल और पॉल साइमन, पॉल विल्सन, और बांग्लादेश के इनामुल हक थे, और एक और रॉय डाइस, दिलीप मेंडिस, अच्छा एशियन 11 की तरफ से दिलीप मेंडिस फर्स्ट श्रीलंकन कैप्टन, रॉय डाइस, रोहन गवास्कर, राजेश चौहान यादव विकेट कीपर, एंड अतुल वासन जो आजकल कंपनी कर रही थी। तो मेरा वो इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ कि उस मैच में मैंने, आप इसमें ये जी प्लीज़, आप डायरेक्टर की मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा बाद में हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, आप अपना पहले मैं आपको ये मेरा इंसिडेंट, मतलब ये जो हुआ मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा, मेरे लिए वो ज़िंदगी भर करेगा, क्योंकि मैं उस मैच में, मैं जब सिलेक्ट हुआ मैं गया न्यूयॉर्क, तो टॉस जीता, तो कोर्टनी वॉश ने टॉस जीत के बैटिंग ली। तो ड्रेसिंग रूम में मैं जिमी एडम से बात करता, जिमी एडम जमैका की टीम लेके आते साथ, तो मैं ऐसे ही खड़ा था, तो कोर्टनी वॉश ने मुझसे बोला कि नदीम व्हाट यू डू? मैंने कहा बैट मिडिल ऑर्डर और मीडियम पेस बॉलर हूँ। तो फिल सिमन चौथे नंबर पे जा रहा था, तो फिल को मना किया उसने, फिल सिमन को बोला कि फिल यू गो नंबर 5, लेट यूसुफ गो नंबर 4। क्या वजह थी? वजह ये थी कि अब देखें ना, तो बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन था, बड़ा अच्छा। देखें, यही चीज़ मैं क्वालिटी आपको बताता हूँ लोगों की बाहर की, कि कोर्टनी वॉश को जिमी एडम ने बताया था कि भाई मैं इसके साथ खेला हूँ, ही इज़ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, तो उसके कहने पे फिल सिमन को नीचे करके मुझे दिया। और फिर मैंने जाके वो जो इनिंग खेली है, जिमी एडम ने 35 ओवर्स में 77 रन किए थे, मेरी 16 ओवर पहले बैटिंग आई थी और 2 ओवर पहले मैं आउट हुआ 54 रन करके। तो 54 रन करके जब मैं आउट होकर ऊपर आ रहा था, तो कोर्टनी वॉश ड्रेसिंग रूम से निकल के मुझे आधे रास्ते में रिसीव किया और मेरी बैटिंग को इतना अप्रिशिएट किया, और मुझे अप्रिशिएट किया और गले लगाया, और उसने सबसे पहला वर्ड बोला कि तुमको मेरे मुल्क में पैदा होना चाहिए था। तो इतना बड़ा आपने पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपको उस वक्त एहसास हुआ होगा कि वाकई में पाकिस्तान कॉम्प्लीमेंट उन्होंने ऐसे दिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरी क्रिकेट के टैलेंट को देखा उन्होंने, कि मैं कहाँ से आया था, क्या किया था, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे टैलेंट को देखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि मैं सोच भी सकता था, मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट मौजूद दिए, मुझे जो इंडियंस हो गए, श्रीलंकन्स हो गए, अपने इवन पाकिस्तानीज हो गए जिन्होंने मुझे नहीं देखा था खेलते हुए, कैरिबियंस हो गए, इंग्लिश, ये तो अलग अलग का नाम है कि बहुत इज़्ज़त मिली बाहर। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा ये फरमाइए अपना नदीम साहब के आपने चूँकि आप वहाँ क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे थे और 5 साल आप डायरेक्टर रहे सन 97 से 2002 तक यूथ क्रिकेट के। आपने 2007 में आईसीसी को एक मुतालबा भी किया था कि जो 2007 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है उसको कुछ मैचेस जो हैं वो अमेरिका को भी दे दिए जाएं ताकि वहाँ
क्रिकेट की तरक्की और तरवीज के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम किया जा सके और टैलेंट आ सके, तो ये आपकी तजवीज़ मानी नहीं गई? देखें, बहुत अच्छी तजवीज़ थी, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ से फ्लोरिडा करीब ही है, और आईसीसी अगर ये 2 मैचेस दे देती तो क्रिकेट और ज़्यादा फ्लरिश हो जाती उधर, क्योंकि वर्ल्ड कप भी होता था, फिर वहाँ आपको पता है कि फ्लोरिडा में डिज्नीलैंड भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से वो भी होता, और फिर और यूएस को भी फ़ायदा होता, आईसीसी को भी फ़ायदा होता, और प्लस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को भी फ़ायदा होता। इसके अलावा आपने ये दरख्वास्त भी की पाकिस्तान के उस वक्त के सन 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, जब तौक़ीर ज़िया यहाँ चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप उनसे मिलने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ के खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप दे और वो यहाँ आकर मैचेस खेलें, तो फिर उस मंसूबे पे भी शायद आप अमल नहीं हो सका, या आपने उनको बाकायदा अप्रोच किया था, तो क्या जवाब मिला? अप्रोच किया था बाकायदा, पूरा मैं बताना चाह रहा था कि हमारा सिस्टम क्या है, और फिर मैंने कहा भी था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उस ज़माने में यूएस क्रिकेट को ले ले तो इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा था और यूएस क्रिकेट का भी फ़ायदा था। अच्छा, ये आखिर में चूँकि अब हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं आपसे सवाल करूँगा कि आप काफ़ी नाराज़ रहे हैं, मैंने देखा है कि पाकिस्तान के साबिक़ खिलाड़ियों से, कि वो आप कहते हैं कि अमेरिका में जो बाहर से सुपर स्टार्स आते हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं और अपने आप को सुपर स्टार नहीं समझते, उनमें जो इनकिसारी होती है, लेकिन पाकिस्तान ख़ासकर आपके जो साथ खेले हुए क्रिकेटर्स हैं, आपने उनसे शायद रब्ता किया और उन्होंने आपको क्या कहते हैं इनकार किया, या उन्होंने पैसे की कहा कि हमको इसके कितने पैसे मिलते हैं। एक रिसाले में आपने इंटरव्यू भी दिया था जिसमें आपने एक मैं कोट करता हूँ कि बट द केस इज़ क्वाइट अपोजिट विद प्लेयर्स फ्राम पाकिस्तान। 2 days ago, I contacted a former Pakistan captain who used to play with me when he had started our careers. I wanted him to come over to the United States for a brief coaching stint. How much money will I get for such an assignment? Was the first question that was asked by that player who has already made millions even after his retirement. बता सकते हैं आप कौन था ये प्लेयर? मेरे साथ के प्लेयर आपको क्या बोलूँ मैं, उस वक्त सहारा कप खेलने के लिए गई थी टीम, और जावेद मियादाद जो बचपन से मेरा और जावेद का क्रिकेट का था, तो मैंने तो उस वक्त भी फेवर की, और उस वक्त भी फेवर नहीं मांगी, मैंने उनसे बोला कि आप आए हैं कनाडा तो वापसी में आप आ जाएं। आप समझते हैं कि क्रिकेट की कोचिंग के लिए आप बिला मुआवजा काम करते थे वहाँ, या आप इसके लिए मुआवजा लेते थे? मैं तो वॉलंटरी वहाँ काम कर रहा था, क्योंकि वॉलंटरी में था उधर। लेकिन ये तो हक है किसी भी प्लेयर का कि वो कोच करे। और रेहान आपको पता है कि हक है, लेकिन मैं हर क्रिकेटर से बोलता हूँ कि जिस क्रिकेट ने आपको सब कुछ दिया तो उसको रिटर्न में आप लोग क्या दे रहे हो। आप देखें दुनिया में जितने क्रिकेटर्स हैं, आप उनको सिर्फ बोलें कि क्रिकेट की प्रमोशन के लिए करना है तो दिल कम ओवर, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो आ जाते हैं। आखिर में ये फरमाइए, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम हमारे पास एक आधी मिनट रह गया है, सिर्फ ये फरमाइए आखिर में कि आप पाकिस्तान में इस वक्त क्या किरदार अदा कर सकते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्योंकि आप बाहर यूएसए में कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। पाकिस्तान में मैं वही चाहता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड। आप रिवाइव करें अपनी क्रिकेट को दोबारा से ग्रास रूट लेवल पे। आप देखें, अब मैं भी आने के बाद मैं भी हब जो बलूचिस्तान पे लगता है वहाँ गया हूँ मैं। ये जितनी छोटी छोटी अकेडमीज़ हैं, जो छोटी छोटी अकेडमी जहाँ डिज़र्व करते हैं, मैं वहाँ जाके उनको कोचिंग भी कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट भी कर रहा हूँ और बिलीव भी दे रहा हूँ मैं उनको। शुक्रिया नदीम यूसुफ, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने नदीम यूसुफ की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा और हम दुआ गो हैं कि नदीम यूसुफ पाकिस्तान के लिए भी वही किरदार अदा करें जो वो अमेरिका में कर रहे थे। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कराची की क्रिकेट को, यकीनन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ के टैलेंट उभर कर सामने आए और इनकी हम जो खिदमात हैं उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। नाज़रीन, साइन आउट करते हैं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपने मेज़बान रेहान बिलगामी को राज टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।